Muted. Muted. चले स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। अच्छा, मेजर पढ़ रहे थे? सलाम। आ जाए। लास्ट टाइम हम लोगों ने ये स्टोरेज अकाउंट तक कर लिया था, ठीक है। आज हम लोगों ने एसक्यूएल सर्वर्स और उसकी डेटाबेसेस कैसे बनती है, क्या करते हैं, उसको पढ़ना। सही है, चला। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एसक्यूएल और माई एसक्यूएल दो अलग चीजें हैं, ठीक है। जो लास्ट टाइम मैंने आपको करवाया था वो था ये एज अ डेटाबेसेस फॉर माई एसक्यूएल सर्वर्स। ये सर्वर बनता है, इसके ऊपर ही डेटाबेसेस आप लोग बना ले। तो लास्ट टाइम मैंने आपको करके दिखाया था, जो क्यूबरनेटिस के साथ मैंने अटैच की थी। तो सिंपल है ये। अगली चीज जो है वो है जी एसक्यूएल खाली। तो याद रखिएगा, एसक्यूएल के अंदर आपके पास एसक्यूएल सर्वर्स पहले बनेंगे। इन सर्वर्स पर आप फिर क्या बनाएंगे, एसक्यूएल डेटाबेसेस बनाएंगे। आपके पास एक एसक्यूएल सर्वर पे मुख्तलिफ डेटाबेसेस हो सकती है, समझ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कोई डेटाबेस किसी सर्वर के बगैर बनी हो, ठीक है। सर्वर के ऊपर आपके पास डेटाबेसेस बनेगी। आज ही देखेंगे इलास्टिक पूल्स भी क्या होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास एसक्यूएल वर्चुअल मशीन्स है, लाइक वर्चुअल मशीन पर एसक्यूएल का सर्वर चलाना है तो वो भी अवेलेबल है। आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन हम लोग जो चीजें करने वाले हैं वो एसक्यूएल सर्वर्स और एसक्यूएल डेटाबेसेस है। सबसे पहले अगर मुझे डेटाबेस बनानी है तो मुझे एसक्यूएल सर्वर बनाना है, तो एसक्यूएल सर्वर बनाते हैं पहले एक। अच्छा, इधर देखें, आपके पास तीन ऑप्शंस है ऑथेंटिकेशन के लिए सर्वर की। वो कह रहा है या तो यूज माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा ओनली ऑथेंटिकेशन। अब ये इंट्रा का मतलब पता क्या है, या आपकी वो एक्टिव डायरेक्टरी है, तो नाम बदल दिया इसका अब से। उसके बाद है यूज बोथ एसक्यूएल और इंट्रा ऑथेंटिकेशन, या खाली यूज सिर्फ एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन। तो दोनों कर सकते हैं, या सिंपल इसको
कर लें या इसको कर लें, आपकी मर्जी है। मैं एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन कर रहा हूँ, ठीक है। हम सर्वर का लिख लेते हैं जी, सर्वर एडमिन। क्या हुआ? लिंक नहीं शेयर हुआ? एक मिनट ठहरे, कर दें फिर फटाफट। ग्रुप्स का पता ना, कर दें। मीटिंग आईडी वही है। अच्छा, अभी यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, अलाउ एज ए रिसोर्सेज एंड सर्विसेज टू एक्सेस द सर्वर। अभी हम प्राइवेट एक्सेस नहीं कर रहे, प्राइवेट एक्सेस भी जल्द करते हैं, ठीक है। ये आपके पास है जी माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर है फॉर एसक्यूएल। ये फ्री नहीं होता, याद रखिएगा। इसकी आपके पास कॉस्ट है, ये $15 डालता है पर मंथ फॉर वन सर्वर, डाटाबेसेस नहीं, सर्वर के ऊपर। तो ये डिफेंडिंग वगैरह जो आपके पास डॉस अटैक या इस तरह की चीजें होती हैं, उसके लिए एसक्यूएल इंजेक्शंस के लिए ये काम करता है, लेकिन अभी इसको इनेबल नहीं कर रहे हैं। अच्छा, डेटाबेसेस को एक्सेस करने के लिए अपने पास आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है एसएसएमएस, ठीक है, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। सिंपल, आप इसको जाके इंटरनेट से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। अभी हम इसके ऊपर अपने सर्वर वगैरह चीजों को एक्सेस करेंगे। अभी इसको बंद कर रहा हूं मैं, ठीक है। हमारा सर्वर क्रिएट हो चुका है, ये आपका सर्वर है, ठीक है। ये रीजन मैंने ECUA सेलेक्ट किया, ठीक है। अभी इसके ऊपर बाकी ऑप्शंस को देखते हैं, पहले एक डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिकली सर्वर सेलेक्ट करके बैठ गया इस रीजन में, ठीक है। याद रखिएगा, इसी रीजन में ही आप डेटाबेसेस बना सकते हैं जिस रीजन में आपका सर्वर है, नहीं तो नहीं बनेगी वो, ठीक है। अभी मैं इलास्टिक पूल नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ और वर्कलोड एनवायरनमेंट डेवलपमेंट रख रहा हूँ। अब जरा यहाँ पर आके ना इसका कंप्यूट को समझ लें। डेटाबेस की, डेटाबेस के अंदर आपके पास तीन तरह के, बल्कि दो तरह के मॉडल होते हैं। एक होता है आपके पास वीकोर मॉडल और एक आपके पास होता है DTU मॉडल। याद रखिएगा, जिस तरह आप लोग के पास CPU होता है ना, उसी तरह आपके पास डेटाबेस के अंदर DTU होता है, ठीक है। अब जरा मैं आपको दिखा देता हूं कि ऑफिशियली एक DTU जो है, बल्कि एक वीकोर जो है, ये अगर आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं बेसिक या स्टैंडर्ड टीयर, तो एक वीकोर 100 DTU के बराबर है,
लेकिन अगर आप कोई प्रीमियम इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक वीक और आपके पास 125 ड्यूटी उसके बराबर होती है। ठीक है, सही है। तो ये चीज को ज़हन में रखिएगा। अब हमारे पास दो मॉडल है, एक आपके पास वीक और बेस परचेजिंग मॉडल है, दूसरा आपके पास डीटीयू बेस परचेजिंग मॉडल है। अब यहाँ पर आपके पास जनरल पर्पस है, हाइपर स्केल और बिजनेस क्रिटिकल है, और डीटीयू में आपके पास बेसिक है, स्टैंडर्ड है और प्रीमियम है। बेसिक स्टैंडर्ड पता चल गया। अगर ये टीयर्स है तो यानी कि एक वीक और के अगेंस्ट आपके पास 100 डीटीयूज होते हैं, लेकिन प्रीमियम वाला जो होता है उसके अंदर आपके पास 125 डीटीयूज है। चले, सही, अच्छी बात है। अब इधर देखते हैं तो जनरल पर्पस के अंदर बात करते हैं। यहाँ पर वो क्या कह रहा है, मोस्ट बजट फ्रेंडली, ये क्या कह रहा है, हाई स्केलेबल कंप्यूटर स्टोरेज, और ये क्या, हाईएस्ट अवेलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस, यानी कि इसके अंदर सबसे ज्यादा अवेलेबिलिटी होगी। ठीक है, अच्छा, तकरीबन आपके जो वीक और मॉडल होता है ना, ये महंगा होता है डीटीयू बेस से। ये फॉर लेस डिमांडिंग वर्कलोड्स के लिए है, ये बजट फ्रेंडली और ये हाईली अवेलेबिलिटी परफॉर्मेंस है, लेकिन ये बिजनेस क्रिटिकल में और इस प्रीमियम के अंदर फर्क है। ये वाला आपके पास ज्यादा महंगा है। अब इनको देखते हैं क्यों महंगा है और इनकी कॉस्टिंग किस तरह से है। जनरल पर्पस की बात करता हूं तो इसके अंदर आपके पास दो तरह के फर्दर मॉडल, मैंने आपको पहले बताया दो तरह के मॉडल होते हैं। कौन कौन से? एक आपके पास वीक और मॉडल है और एक आपके पास डीटीयू मॉडल है। वीक और के अंदर भी 3 है और डीटीयू के अंदर भी 3 है। जो वीक और के अंदर पहला जनरल पर्पस, उसके आगे आगे 2 चीजें हैं, पहली प्रोविजनाइज्ड और दूसरी आपके पास सर्वरलेस है। सर्वरलेस की पहले मैं बात बता दूंगा आपको। सर्वरलेस कहता है कि इट विल चार्ज यू पर सेकंड बेस्ड ऑन वीक और यूज्ड। हम लोग लैम्डा पढ़ के आए हैं, लैम्डा में मैंने सर्वरलेस की टर्म इस्तेमाल की थी, एजर फंक्शंस में भी करूंगा। सर्वरलेस का मतलब क्या था कि रन टाइम पे जब रिक्वेस्ट आएगी तब सर्वर अलॉट किया जाएगा और पैसे कटेंगे। ऐसे ही है ना, अगर रिक्वेस्ट आती है तो, नहीं तो कोई चक्कर नहीं। सेम इज द केस विद दिस। हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं कि मुझे मैक्सिमम और मिनिमम कोर्स कितनी चाहिए। देखें, डेटाबेस है, इससे कंप्लीटली सर्वर कभी भी लिया नहीं जा सकता, ये चीज को ध्यान में रखें। तो ये सर्वरलेस कैसे बनेगी? ये सर्वरलेस ऐसे बनेगी कि ये रन टाइम पे स्केल अप स्केल डाउन होगी, जिस तरह लैम्डा होता था, जितनी ट्रैफिक आ रही है। लेकिन लैम्डा में हम मैक्सिमम या मिनिमम लिमिट नहीं बता सकते थे, इसके अंदर हम मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट बता सकते हैं। इसमें मैक्सिमम बता रहा हूँ कि जी 1 कोर हो सकती है और मिनिमम बता रहा हूँ मैं 0.5 कोर। और मुझे उसके अंदर बता भी रहा है कि इस मॉडल पे आपको इतनी मिनिमम मिलने वाली है और इतनी मैक्सिमम मेमोरी मिलने वाली है। अगर वीक और किसी को ना भी समझ आए तो वो यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम मेमोरी बता रहा है आप लोगों को, ठीक है, कि इतनी मेमोरी मिलने वाली है। अच्छा, ऑटो पॉज डिले, ये भी आपके पास ऑप्शन है, आप इसको इनेबल कर सकते हो। मतलब क्या, डेटाबेस ऑटोमेटिकली पॉजेस इफ इट इज इनएक्टिव फॉर दिस स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, 1 घंटा अगर कोई इसके ऊपर चीज ना आई, कोई रिक्वेस्ट ना आई, इसको क्या कर देगा? अब जब दोबारा इस पर रिक्वेस्ट आएगी तो पहले उसने ऑन करना है, रिज्यूम करना है, ये जो पॉज किया उसने, ये सर्वरलेस है। और फिर देखेगा कि कितनी कोर्स पे उसको रखना है, या आपकी डिफाइन होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ और मेरे पास कॉस्ट जो है वो लोड ज्यादा आ रहा है, तो ये कभी भी 3 कोर्स पर नहीं ले जाएगा, क्योंकि मैंने मैक्सिमम 2 रख दी है। ठीक है, इस पे आपको देखना पड़ेगा कि आपको एनालाइज करके बताना पड़ेगा, एनालिसिस करके बताना पड़ेगा कि कितनी कोर्स में आपका काम सेटिस्फाई हो जाता है, तो आपको उतनी कोर्स रखवानी है। ठीक है, अब इसको इस तरह रहने दे। ये आपके पास सर्वरलेस मॉडल है। ठीक हो गया। सर्वरलेस से जब मैं प्रिविजनाइज में जाता हूं तो इसके अंदर इस तरह की कोई चीज नहीं है, कोई मैक्सिमम मिनिमम कोर्स वगैरह आपके पास नहीं है। आपने सिंपल यहाँ पे कोर बतानी, कितनी कोर रखनी है। इसमें कोई ऑटो स्केलिंग नहीं होगी कि पहले 0.5 से इतनी थी, बढ़ते बढ़ते जाएगा, नहीं, जितनी आपने बताई उतनी रखेगा, कोई ऑटो स्केलिंग नहीं है। ये प्रोविजनाइज्ड है, हमेशा आपकी डेटाबेस को वही मिला होगा। ठीक है, जो कोर्स आपने दी है वही इसको मिली होंगी। समझ रहे हैं? इसके अंदर कोई पॉज वगैरह का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। समझ रहे हैं? सर्वरलेस नहीं है ये बिल्कुल भी। अच्छा, इसके अंदर आप इसको जोन इंडेंटेड कर सकते हैं। जोन इंडेंटेड आप लोगों को पता है कि तीनों जोन्स में अलग अलग कॉपी बनती है। ठीक है, अभी मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, उसकी कॉस्ट पड़ती है। अच्छा, यहाँ पे आप डाटाबेस का साइज बता सकते हो कि कितना रखना है। ठीक है, साइज या आप लोग यहाँ पर फिलहाल 1 टेराबाइट कर सकते हो। जैसे ही कोर्स बढ़ाते जाओगे आपके पास साइज बढ़ाने का भी ऑप्शन अवेलेबल होता जाएगा, यानी कि एक स्पेसिफिक कोर्स जो है वो स्पेसिफिक
मेमोरी को सपोर्ट करती हैं, जीबीज को, स्टोरेज को, इससे ज्यादा को नहीं करती। लाइक अगर मैं 2 जीबी पे जाता हूँ तो ये टेराबाइट तक करता है, और 2 वी कोर्स पर जाता हूँ तो ये 1 टेराबाइट तक स्टोरेज को सपोर्ट करता है, इससे आगे सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, अगर आपकी फॉर एग्जांपल डाटाबेस का साइज बढ़ गया, ये चीज भी ध्यान में रखें, तो आपको अपनी कोर्स भी बढ़ानी पड़ेगी। कम से कम 6 कोर्स पे जाके आगे फिर मुझे क्या ऑप्शन मिलता है इसको इंक्रीज करने का, वो भी आपके पास कोई 1.5 टेराबाइट है बस। एक चीज याद रखिएगा, ये पूरी की पूरी स्पेस आपको मिलेगी नहीं, इसमें से 460 डाटा जो जीबी है वो एजर नहीं देता आपको, वो लॉग स्पेस के लिए रखता है, इसे आपने घबराना नहीं है। ठीक है, ये कई दफे इस तरह होता है, अभी मैं अगले मॉडल्स दिखाता हूँ उसमें भी इसी तरह ही होगा, आपकी काफी सारी जो स्पेस होगी वो एजर एलोकेट करेगा अपने लिए, आपको नहीं अवेलेबल होगी। आप डाटाबेस में देखेंगे मेरा साइज पड़ा हुआ है, मैं क्यों नहीं इसको यूज कर पा रहा, मुझे क्यों कह रहे हैं इसको बढ़ाओ, तो इसी तरह ही है, उसने पहले ही बता देना कि भाई ये मैंने एलोकेट की हुई है अपने लिए, आपको नहीं दूंगा। आपने अगर आप और स्पेस चाहिए अपना टियर इंक्रीज करो। हाँ ऑब्वियसली उसके पैसे ज्यादा है, या तो आप डाटा आर्काइव करें, डाटा कम खत्म करें, या फिर अपना टियर इंक्रीज करें, आपको कॉस्ट पड़ेगी उस चीज की। हाँ कॉस्ट ज्यादा होगी, मैं अभी इधर दिखाता हूँ ना, ये देखना, ये कॉस्ट देख बढ़ रही है। हाँ सर ये लॉग फाइल के लिए होगा, एलडीएफ के लिए या इवेंट लॉग? नहीं, वो अपने इवेंट लॉग वगैरह के लिए सारा कुछ करता है बैक एंड पे। आप लोगों को ऐसी एक्सेस नहीं है, आपको टिकट जनरेट करनी पड़ती है अगर कुछ देखना तो, समझ रहे? ये देख, अब मैं यहाँ से इसको जरा थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ, ये कॉस्ट देखिएगा कैसे बढ़ती। ठीक है, इसको भी बढ़ाएंगे तो ये देखेंगे और बढ़ जाएगी। ठीक है, ये आपको देखें वो बता रहा है कॉस्ट पर जीबी, हमारे ये $17,000 है और $1,700 है। ठीक है, और यहाँ पे ये कोर्स की कॉस्ट बता रहा है। हाँ? कहाँ से उठा के कहाँ मारा है मैं यार, हैं? सारा प्रोग्राम मार दिया आपने। अगर आप इसको कम करते हैं, 32 पे था ना, इस पे देखें आपको इतनी कॉस्ट पड़ रही है, तो ये अच्छा खासा महंगा मॉडल है। मैंने आपसे पहले कहा था वीकोर मॉडल महंगा होता है। जी सर, सर ये पहली बात तो ये है कि आपको आपका क्लाइंट बताता है, या आपको सिस्टम एनालिस्ट बताते हैं कि उनकी कितनी आनी है, ठीक है, ट्रैफिक कितना लोड पड़ना है, तो कितना आप लोगों के पास स्पेसेस वगैरह ये चीजें अवेलेबल हो। बिल्कुल बताना पड़ता है, मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात तो सुने, बिल्कुल बताना पड़ता है पहले हाथ। लेकिन जब आपको एक इनिशियल पता चल जाता है ना कि यार इसके जेन में इतनी जीबी की डाटाबेस है, लाइक आप उसको पूछते हैं कि भाई कितने जीबी का डाटा है तेरे पास, ये डाटाबेस कितने की हो जाएगी, किस तरह ग्रो करेगी। अगर तो आप लोग स्क्रैच से काम स्टार्ट कर रहे हो तो फिर तो मैं आपको कहूंगा बेसिक टीयर से चले, और जिस तरह आगे जाते जाएंगे उस तरह बढ़ाते जाए, उसको बता के कि भाई अब कॉस्ट इतनी हो जाएगी, अब इतनी हो जाएगी, अब इतनी हो जाएगी। ठीक है, पहली बात तो ये। लेकिन अगर आपके पास पहले से कोई डाटाबेस है तो फिर तो आपको पता होगा कि कितना डाटा है। जब आपको डाटा का पता है तो फिर एनालिसिस कर लें, देख लें बैठ के कि भाई किसकी कॉस्ट मुझे कम पड़ रही है। वीकोर मॉडल की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सिंपल। हाँ ना, इन हर एक के लिहाज से आपके पास आयो आ रही होती है, ये जितने भी आपके पास है। देखिए अभी तो मैं वो टीयर पे गया ही नहीं हूँ, मैं आपको जाकर दिखाता हूँ कि आपके पास कौन कौन वाला। ये ले, अब चलते हैं इसके अंदर, ये देखें आपके पास ये सारी आपके पास तमाम की तमाम चीजें हैं। अब ये बता रहा है कि मैक्सिमम मेमोरी आपको इस सीरीज में कितनी मिलने वाली है, मैक्सिमम कोर्स इतनी मिल सकती है, इतनी है, स्टोरेज इतनी हो सकती है, इसकी कॉस्ट ये पड़ने वाली है। आपके पास डिफरेंट मॉडल है,
वी कोर में जो सा मर्जी सेलेक्ट कर लें, जनरेशन 4 पे आ जाए, जनरेशन 4 कर लें, नहीं तो यही रहने दें। ठीक है, अब यहाँ पर सर ये लंबी चौड़ी आपके पास जो है वो एक्सपीरियंस के साथ ही चीजें पता चलेंगी। मैं आपको कह रहा हूँ कि दो तरह के मॉडल होंगे। पहला होगा कि अगर वो डाटा बता रहा है वो कितना है तो आप यहाँ पर आए, चेक करें एंड दैट्स इट। लेकिन अगर आपको नहीं पता और आपने स्टार्ट में चलना है तो मैं कहूँगा सर्वरलेस पे चले जाएं। सर्वरलेस पे देखें ना कि जितना यूज कर रहे हैं उतनी कॉस्ट पड़ रही होगी आपको। फॉर एग्जांपल सिर्फ $5 पड़ रहे होंगे मंथ के स्टोरेज के, और बकाया कंप्यूट के इतने पड़ रहे होंगे पर वीक और सेकंड। मेरा एक और सवाल है कि माइक्रोसॉफ्ट SQL है ना, ये इसकी रैम का इशू आता है, कंज्यूम करता है। आप उसको इसकी कॉन्फ़िगरेशन में जाकर उसको आप बताते नहीं है कि इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, खाई जाता है, जितनी रैम होती है वो सारी पकड़ लेता है। अच्छा मुझे एक बात बताए, रैम आपके पास अभी आपको इशू नहीं है उस चीज का, क्यों? क्योंकि आपके लैपटॉप पे सर्वर नहीं चल रहा, ये रिमोट चल रहा है। तो मैं आपको जो जीबीस बता रहा हूँ, ये जो मेमोरी में आपको दिखा रहा था अभी कि ये जो यूज करेगा, ये कहाँ से यूज कर रहा होगा? यहाँ पे कंप्यूटर की यूज नहीं कर रहा, आपकी वर्चुअल मशीन की यूज नहीं कर रहा, ये इसको क्लाउड में मिल रही है। ठीक है, तो आपका इशू नहीं आने वाला कि रैम कितनी कंज्यूम कर रहा है कितनी नहीं कर रहा है कंज्यूम। लेकिन इसमें एक इशू रहता है, कभी स्लोनेस आ जाती है। ठीक है, तो उसके लिए फिर आपके जो ये मॉडल्स हैं वो काम आते हैं। मैं भी एक चीज और पढ़ाऊंगा आपको तो बड़ी तसल्ली हो जाएगी, टेंशन ना लें। मैं भी आपको इसका एग्जांपल दे रहा था कि यार अगर नहीं पता कि क्या लोड आने वाला है, क्या चीज आने वाली है, तो आप लोग सर्वरलेस चले जाओ। ऐसे इतने ज्यादा पे नहीं करने, चीजें अभी आपके पास एनोनिमस है, आपको नहीं पता तो क्या करें, सर्वरलेस पर डाल दें, जा लेने दें, कोई मसला नहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आइडिया हो जाए सर्वरलेस से उतार के प्रोविजनाइज कर लें, कोई मसला नहीं। तो सर्वरलेस सिर्फ आपके पास वी कोर मॉडल में होता है, ये डीटीयू मॉडल में सर्वरलेस नहीं होता। अच्छा हाइपर स्केल में देखें तो वो आपके पास वो इस तरह का है। ठीक है, उसमें भी आप सर्वरलेस वगैरह कर सकते हैं। अब इसके डिफरेंट मॉडल्स हैं, बस पैसों की डिफरेंस आएगा आपके पास। ठीक है, और आखिरी आपके पास जो बिजनेस क्रिटिकल, ये सबसे महंगा सर। इसमें अगर आप देखें तो आपके पास सिर्फ 2 कोर और 36 और 34 जीबी की ही कॉस्ट 1000 तक चली गई है। वहां पर जनरल पर्पज में कितनी थी? 334, यहाँ पर 1000 तक चली गई है। ठीक है, यहाँ पे रीड स्केल आउट आपके पास इनेबल्ड है। ठीक है, स्केल आउट करेगा, ये कर सकते हैं। अच्छा इनको छोड़ें, अच्छा यहाँ से आप कंपेयर भी कर सकते हैं तमाम सर्विस टीयर्स को। ठीक है, जितने भी हैं परचेजिंग मॉडल्स, ये सारे के सारे अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है, इनकी डेफिनेशन भी अवेलेबल है, कि कॉस्ट भी अवेलेबल है, आप लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पे। ये वी कोर मॉडल है, ये डीटीयू मॉडल है। ठीक है, मैं आपको बस बता रहा हूँ। आज जरा हम डीटीयू मॉडल की तरफ चलते हैं। डीटीयू मॉडल जो है ये आपके काम क्या है, इसके अंदर 3 है, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। बेसिक पे चलते हैं। बेसिक जो है सिंपल सिंपल सा होता है। इसके अंदर आपके पास क्या होती है, आपको 5 डीटीयू मिलेंगे और आपको जो डाटाबेस का साइज मिलेगा मैक्सिमम वो 2 GB है। तो अगर तो आपके पास कोई 2 GB की डाटाबेस है तो उसको चुप करके बेसिक टीयर पे बना दे। समझ रहे? होती हैं आपके पास एप्लीकेशंस की डाटाबेसेस 2 GB तक जाती हैं या उससे भी कम होती हैं, MBs में होती हैं। आप उन डाटाबेसेस को क्या कर सकते हैं, बेसिक टीयर पे बना दें। इस पे 5 DTOs होते हैं बस। इसको ना स्केल अप कर सकते हैं ना स्केल डाउन, कुछ भी नहीं, बस यही है। इसके नीचे देखें कोई ऑप्शन नहीं है, कोई जोन रिडंडेंट नहीं, कोई लोकली रिडंडेंट नहीं, कुछ नहीं। इसका बैकअप बुकअप खुद लेना पड़ेगा। वो बताता हूँ कैसे करता है, लेकिन फिलहाल ये सारी चीजें अवेलेबल करेगा, थोड़ी सी करेगा थोड़ी सी, हाँ होते हैं। अच्छा ये आपके पास आ गया बेसिक। इसकी कॉस्ट देख लें, आपको $5 भी नहीं पड़नी पूरे मंथ की, तो ये सस्ती है। अच्छा अगर इससे बड़े है, उसके अंदर आपके पास होता है जी स्टैंडर्ड मॉडल। स्टैंडर्ड मॉडल में एक चीज याद रखिएगा, डिफरेंट मॉडल्स आएंगे डिफरेंट डीटीयू के लिहाज से। अगर आपने इसका स्टार्ट होता है 10 से, देखिए 5 पे क्या था, बेसिक। तो एस स्टैंडर्ड कहां से स्टार्ट होता है? 10 से। स्टैंडर्ड जब 10 से स्टार्ट हो रहा है तो इसके अंदर जो S0 है वो क्या होगा? 10 DTUs। S0 ये आपके पास है जी, S0। ठीक है,
सही हो गया, समझ आ गई? S0 लिखा हुआ है यहाँ पे। अब इसकी कॉस्ट जो आपको पड़ती है पर DTU इतनी है, तो 10 DTU उसके हिसाब से इतनी पड़ी। इसकी आप जो जीबीस कर सकते हैं वो 250 तक कर सकते हैं। और याद रखिएगा, चाहे 2 GB रखें चाहे 250 रखें, एक इस मॉडल पे वो जो कॉस्ट है स्टोरेज की वो आपको फ्री मिल रही है। आपके सामने कोई कॉस्ट नहीं आपको पड़ रही, आपको सिर्फ कॉस्ट किसकी पड़ रही है? आपको स्टोरेज की कॉस्ट नहीं पड़ रही। वीक और मॉडल में स्टोरेज की कॉस्ट अच्छी खासी थी, यहाँ पे 250 तक जा सकते हैं। अब समझ ले, खुद ही सुने कि अगर मेरे पास कोई डेटाबेस है जो कि 2 GB से बड़ी है और 250 GB से कम है, तो मुझे बताएं क्या सिलेक्ट करेंगे? S0 पे काम कर रहे होंगे ना। अब आपको अंदाजा हो रहा है कि इस तरह से चल रहा होगा। ये सस्ता है, कितने पैसे पड़ रहे हैं? $14 पड़ रहे हैं सिर्फ। ठीक है, मैंने आपसे पहले ही कहा था वीकोर मॉडल बहुत महंगा है, और वीकोर मॉडल एक्चुअली वो बहुत हैवी चीजों के लिए होता है, समझ रहे हैं सर? ये आपका काम चला देगा कई वेबसाइट्स के लिए, ये जो 250 GB है। अगर फॉर एग्जांपल 250 से ऊपर चला गया काम किसी डेटाबेस का, तो क्या करेंगे? 20 पर ले जाएं। अच्छा 20 पर भी इतनी ही है। अच्छा 250 के साथ थोड़ी कंप्यूट बढ़ाना चाहते हैं तो आपके पास 20 है। आपके पास स्टोरेज नहीं, आपके पास स्लोनेस आ रही थी, आपके पास S0 पे स्लोनेस आ रही थी, स्टोरेज का इश्यू नहीं था, आप 20 कर लो। S1 पर चले जाओ। S0 क्या था? 10, S1 क्या? 20, S2 क्या होता है आपके पास? 50, 30-40 कुछ नहीं होता। S2 आपके पास होता है 50 DTUs। यहाँ पे भी 250 तक की लिमिट है। अब अगर आप यहाँ तक आ गए और इसकी 73 कॉस्ट पड़ रही है, यहाँ पे अच्छी खासी कंप्यूट भी मिल रही है, इसको स्टोरेज भी मिल रही है। आपको ना कंप्यूटर का इश्यू आ रहा है, स्टोरेज का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टोरेज का इश्यू आना शुरू हो गया, तो आपको आगे जाना है, तो अब अगला टीयर जो है वो S3 है, और S3 की जो होती है DTUs वो होते हैं 100, और ये आपके पास जा सकता है। अब जब यहां से आप आगे बढ़ेंगे ना, 250 से आगे, 250 पहली फ्री मिलती है, अब इससे आगे जब आप बढ़ेंगे तो पैसे बढ़ेंगे। समझ रहे? ये चीज को ज़हन में रखिएगा। पहली S2 तक या सॉरी 250 GB तक आपको कॉस्ट नहीं पड़ती स्टोरेज की DTU मॉडल में, लेकिन जैसे ही आप इससे आगे जाना शुरू होंगे, उससे अगली जो चीज है ना वो कॉस्ट पड़ना शुरू हो जाएगी। पहले नहीं था, ये अवेलेबल नहीं था। आप जरा इसको पीछे करें, ये देखें नहीं आ रहा स्टोरेज का, अब स्टोरेज का आएगा। और कर रहे हैं इस तरह। फिर आपके पास S3 के बाद S4 है, S4 200 DTU है। S5 है, सॉरी S5 नहीं होता, S6 होता है, वो 400 है। फिर S7 होता है हमारे पास, वो 800 है। S9 होता है 1600, और S9 के बाद होता है जी S12। उसको हमारे पास जो मैक्सिमम होते हैं वो कितने हो सकते हैं? 3000 DTU, और इसको बोलते हैं S12। ठीक है, उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो गई है। ठीक है, लेकिन ये फिर भी वीक और मॉडल से सस्ता है। DTU मॉडल में स्टैंडर्ड पे आपको जो मैक्सिमम स्टोरेज मिल सकती है वो 1 TB है, इससे ऊपर नहीं। DTU मॉडल में और वीक और मॉडल में मैं इससे भी आगे जा रहा था, समझ रहे? बदल सकते हैं, तो ये चलते भी डेटाबेस बदल सकते हैं। ये पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है चेंज होते हैं। मैं आपको अभी स्क्रिप्ट के थ्रू करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ तक साथ है। ये स्टैंडर्ड मॉडल था आपके पास, समझ रहे? आगे आते हैं। आखिरी आपके पास जी प्रीमियम था। अब इसमें प्रीमियम आ गया, इसको जरा मैं स्टार्ट करता हूँ प्रीमियम को। प्रीमियम आपके पास 125 DTU से शुरू होता है, और उसको बोलते हैं P1। ठीक है, इसकी जो हमारे पास स्टोरेज है वो 300, 400, 500 तक जो है आपके पास कॉस्ट स्टोरेज की नहीं पड़ती। ठीक है सर, स्टैंडर्ड मॉडल के बाद प्रीमियम आ गया ना, और ये प्रीमियम अभी आया, पहले प्रीमियम नहीं होता था, 1-2 साल पहले तक ये प्रीमियम मॉडल आ गया। अब आपके पास 125 DTUs होते हैं इसके स्टार्टिंग, उसको बोलते हैं क्या हम? दूसरा आपके पास आता है 250 पे, वो क्या? P2 है। तीसरा आपके पास, और चौथा P4 कहते हैं इसको, भाई P3 नहीं होता, 500 है। उसके बाद फिर P6 है 1000, फिर P11 है आपके पास 1750 का, फिर आपके पास P15 है क्या? 4000 DTUs। और ये कहाँ तक जा सकती है? इसकी स्टोरेज 4 TB तक जा सकती है, और कॉस्ट देख लें बहुत ऊपर चलेगी, $15,000 तक चली गई है।
समझ रहे हैं? तो ये आपके पास प्रीमियम है। एक चीज, ये चीजें ज़हन में रखिएगा। डाटाबेस के अंदर स्टैंडर्ड मॉडल पे, डीटीयू मॉडल में, स्टैंडर्ड मॉडल पे आपको जो डाटाबेस मिलती है 250 GB तक की स्टोरेज फ्री मिलती है, और प्रीमियम मॉडल पे आपको जो स्टोरेज मिलती है वो 500 GB तक मिलती है फ्री, उससे डबल। ठीक है, ये देख लें साथ है। P1 आपके पास 125 DTUs होता है, आपके पास S1 क्या था, 10 DTUs थे। सही है, ज़हन में रखिएगा चीजों को। अब यहां तक साथ है, मैंने आपको मोरलेस तमाम के तमाम मॉडल्स ही बता दिए हैं। तो मुझे बताएं कि हम कौन से मॉडल पर डाटाबेस बनाएंगे। बेसिक पे ये इसको यूज करें, मैं इसको भी स्केल अप करके दिखाता हूँ ऑटोमेटिकली। अगर फिलहाल इसको यहां से कर दें, अप्लाई करें जी, ठीक है, ये पता लग गया। अब बैकअप स्टोरेज रिडंडेंसी करनी है, लोकली करें। एक डाटा सेंटर के अंदर आपके पास 3 कॉपीज बन रही होंगी, सही है। चले, अच्छा, अभी मैं ये क्लाइंट आईपी वगैरह ऐड नहीं कर रहा हूँ, ये मैं बताता हूँ ये प्राइवेट एंड पॉइंट वगैरह ये सारी चीजें क्या है। अब इसको आगे जाने देते हैं। सिक्योरिटी वगैरह में भी कुछ इंप्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर कोई बैकअप वगैरह से कहता है डाटाबेस बनानी है कि कोई स्क्रैच से बनानी है, मैंने कहा स्क्रैच से बनाओ, और ये कोलेशन होती है इसकी, यही रहने दीजिएगा, आजकल यही चल रही है। ठीक है, आगे चले और क्रिएट करना डाटाबेस। हम इस डाटाबेस को आपको अपने पास इधर कनेक्ट करके दिखाऊंगा, क्योंकि डाटाबेस पोर्टल पे बना तो लिया आपने, लेकिन इसको जब डेवलपर ने यूज करना है वो तो अपने पास ही करना है ना। उस पर क्यूरीज चलानी है, टेबल्स बनाने हैं, सारा कुछ करना है, उसको सेट करना है। तो SSMS से करते हो आप लोग, तो SSMS में आपको बनाकर दिखाता हूँ। हाँ, लेकिन उसमें सर्वर पहले सेट करना पड़ेगा, उसके ऊपर फिर डाटाबेसेस बनेगी। ये तो अभी क्लाउड पे बन रहा है। हाँ, वो ये नहीं होता, एक मिनट बात याद रखें, ये हाँ, उस पर कॉस्ट कोई नहीं पड़ेगी, लेकिन ये जो है याद रखिएगा, ये आपके पास समझ लें क्लाइंट सॉफ्टवेयर है जहां पे डाटाबेस को एक्सेस करते हैं। और सर सुन लें, ये वो सॉफ्टवेयर है जहां पे डाटाबेस को एक्सेस करते हैं। अगर अपना सर्वर खुद बनाना है, ये क्लाउड से नहीं लेना, किसी वर्चुअल मशीन पे बनाना है या अपने पास लैपटॉप पे बनाना है, तो उसके लिए पहले आपको एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा। इधर आए, मैं दिखा देता हूं। ये एसक्यूएल सर्वर, यहां पर मैंने सर्वर इधर बना दिया था एसक्यूएल सर्वर, और उस पर डाटाबेस बना दी। सर आपको यहाँ पे सर्वर बनाना पड़ेगा। ये देखिए 3 तरह का वो बता रहा है, या तो एजर से ले लो, वो ये वाला है, ठीक है, एच पे कर सकते हो, इसको भी छोड़ो। आपके पास ये है ऑन प्रेमिसेस, इसको बैठ के डाउनलोड करेंगे आप पहले, इसको फिर कॉन्फ़िगर करेंगे अपने मशीन पे, चाहे वो विंडोज की है चाहे लिनक्स की है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो बना बनाया मिल गया ना, आपने सिंपल यहां से बैठ के डाटाबेस को एक्सेस करना है। ये जो ऑन प्रेम है ना सर, ये सिर्फ सॉफ्टवेयर मिलना है, या आपने उसको इंस्टॉल करके कॉन्फ़िगर करना है अपने पास। सर्वर कॉन्फ़िगर हो गया, फिर उस पर डाटाबेसेस बनेंगे, फिर जब उस पर डाटाबेसेस बनाएंगे फिर ये वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके उन डाटाबेसेस को एक्सेस करेंगे। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली ऐसे ही है। मैं आपको क्लाउड से लेना सिखा रहा हूँ, ऑन प्रेम के इस तरह से होता है। अब वो इतना टाइम नहीं है मैं आपको वो भी करके दिखाऊं, लेकिन आप लोग इसको इस यहाँ से डाउनलोड करके देखिए जरा क्या लिखा हुआ है। एक्सटेंड एसक्यूएल टू आईओटी डिवाइसेस फॉर रियल टाइम एनालिसिस विद एजर एसक्यूएल एज सर्विस है एक एजर की, वो भी एजर की ही है। आईओटी डिवाइसेस के साथ इसको इस्तेमाल कर रहा होगा, दैट्स और कुछ नहीं है। हमें पैस में मिल जाएगी ना, मतलब ये मतलब प्लेटफॉर्म बना होगा, हमें डेटाबेस में अवेलेबल होगी। सर ये मैंने पैस ही किया है, ये प्लेटफॉर्म ही मिल रहा है आपके सामने, मुझे मिल गया, मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन ये जो चीजें ये अपनी होस्टिंग है, आपने ये सर्वर नहीं बनाना, आपने डाटाबेस नहीं बनानी। लेकिन याद रखिएगा जब आप वो सर्वर बनाएंगे तो उसके अंदर ये मॉडल शॉडल कोई नहीं है, इनका फ्री है, फ्री मिल गया। शायद लाइसेंस हो एसक्यूएल सर्वर का, लाइसेंस होगा एसक्यूएल सर्वर का, वो लाइसेंस मिल अच्छा वो फ्री है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिर हाँ वो एंटरप्राइज वगैरह के लाइसेंसेस होंगे,
ठीक है। अच्छा, उसमें ये कॉस्टिंग के ये वाले मॉडल कोई नहीं होंगे, उसमें कंप्यूट कुछ नहीं है, वो आपको संभालनी है। डेटाबेस स्लो हो रही है तो बैठ के प्रोसेसेस देख के आपको क्या करने पड़ेंगे, स्केल अप करना पड़ेगा रैम को या स्टोरेज के हार्ड ड्राइव को खुद लगाना पड़ेगा। ये चीज को खुद फिर आप लोगों ने मैनेज करना, फिर ये एजर मैनेज नहीं कर रहा होगा। हाँ, सिक्योरिटी पैचेस भी खुद लगाने हैं, सिक्योरिटी की इंप्लीमेंट भी खुद करनी है, प्राइवेट पब्लिक ये सारा कुछ खुद मैनेज करना है, एजर कुछ नहीं करेगा। ठीक है, वो फिर अपने पास खुद होस्टिंग, अगर किसी वर्चुअल मशीन पे कर रहे हो तब भी, या अपने पास अपने कंप्यूटर पे कर रहे हैं तब भी, समझ रहे, ये आपके पास एसक्यूएल सर्वर होता है। अब ये डेटाबेस मेरे पास बन गई है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको एक्सेस करना है। मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ, मेरे सर्वर का नाम है जी सर्वर 151 और मेरे डीबी का नाम है DB151। ठीक है, आ जाए, मैं यहां से सर्वर नेम को आपने कॉपी करना है पहले, क्योंकि आप लोकल एक्सेस से सर्वर को कनेक्ट करते हैं, फिर उसके अंदर जो डेटाबेसेस होती हैं फिर उनको कनेक्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे सर्वर का नाम डाल दिया। ऑथेंटिकेशन की टाइप मैंने बताई थी आपको, और मैंने सर्वर ये रखी थी क्या, एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन। मैंने इसका नाम रखा था सर्वर एडमिन ही यूजर नेम का बनाते वक्त, और मैंने पासवर्ड रखा था वो मैं डाल रहा हूँ इधर। अब इसको कनेक्ट नहीं करना चाहिए, ये कनेक्ट नहीं करेगा। और इसके अंदर आप यहाँ पे नेटवर्किंग में जाएं। मैंने इसको कहा था, अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे पब्लिक एक्सेस क्या है, मैं सिलेक्टेड नेटवर्क्स करता हूं, ओकेगा कनेक्शन फ्रॉम द आईपी एड्रेस टू दिस डेटाबेस। ठीक है, इधर व्हाइट लिस्ट करवाना पड़ेगा, कहां पे, इस इधर फायरवॉल रूल्स में ये है, या फिर बिल्कुल एग्जैक्टली, या फिर मुझे यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क कोई अपना ऐड करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई वर्चुअल मशीन्स हैं, कोई मेरे पास ऐप सर्विसेज हैं जिनको मैं एक्सेस करवाना चाहता हूँ इस डेटाबेस को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे उस वर्चुअल नेटवर्क को व्हाइट लिस्ट करना पड़ेगा। लेकिन सर अगर हमने अपने लोकल जी बिल्कुल, मैं लोकल वाला भी दिखाता हूँ आपको, अभी वीपीएन करेंगे। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे वो कह रहा है ये, और क्लाइंट आईपी एड्रेस, मुझे या तो अपना आईपी एड्रेस देखना है, और ये बनाते वक्त मुझे कह रहा था, मुझे वहां पे कह रहा था कि अपना क्लाइंट आईपी एड्रेस जो है ये वाला वो ऐड कर लो। मैंने नहीं किया था, आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमें इस तरह से एक्सेस नहीं करने देगा। ये मेरा आईपी चल रहा है इस वक्त, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, आप रेंज भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं, रेंज दे दें, स्टार्ट और एंड आईपी, उसके अंदर जितने आईपीज होंगे वो सारे के सारे एक्सेस कर सकते हैं। ये चीज तब कामयाब है जब आपके पास एक जो नेटवर्क है उसी में से आपके डेवलपर्स को आईपी मिलना है, या आपके पास आपके डेवलपर्स के पास स्टैटिक आईपी है, ये उसी वक्त जो चीज है ये ओके है। नहीं तो पता क्या करेंगे, आपकी जिंदगी खराब करेंगे डेवलपर्स। क्यों? क्योंकि वो रोजाना नेट को बार बार कनेक्ट करेंगे, उनको नया आईपी मिलेगा, वो आपको बार बार कहेंगे मेरा आईपी व्हाइटलिस्ट कर दो, मेरा आईपी व्हाइटलिस्ट कर दो। बिल्कुल ऐसे ही होगा। अभी वीपीएन वाला काम दिखाऊंगा ना, उससे तमाम चीजें आसान हो जाएंगी। अब वीपीएन में ऐसे भी नहीं करूंगा कि यहाँ पे बैठ के वीपीएन की उसको रेंज को मैं अलाउ कर दूंगा, मैं इसको टोटली प्राइवेट एक्सेस पे ले जाऊंगा। अभी तक मैंने आपको प्राइवेट एक्सेस नहीं कराई, ये पब्लिक एक्सेस के रूल्स है, याद रखिएगा, प्राइवेट एक्सेस नहीं करवाई, ये पब्लिक एक्सेस के रूल्स। जी बात, अल्लाह की शुक्र। डॉक्टर साहब ने टेस्ट करना है स्टूडेंट से, ठीक है, 10.5 डिग्री, बिल्कुल ठीक है, ऑनलाइन और फिजिकल दोनों स्टूडेंट से टेस्ट करें तो 20-25 मिनट का होगा, बिल्कुल ठीक टेस्ट है, के बाद ब्रेक हो, बिल्कुल ठीक है। यहां तक सब साथ है? हाँ बिल्कुल, वो तो फिर आपने पूरी एक्सेस दे दी ना बिलाल भाई, वो काम नहीं करते। वो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मैं भी ऐसे ही करता रहा, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए। देखिए बिलाल भाई, आपके पास ये रिसोर्सेज जो हैं संभलने, ये आपका दिल गुर्दा, अपना दिल गुर्दा किसी के सामने बाहर ऐसे नहीं रख सकते, क्योंकि यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सर्वर सिक्योर रहे, डेवलपर की नहीं है। अगर इस पे कोई अटैक होता है तो डेवलपर से नहीं किसी ने पूछना कि यार तुमने एक्सेस क्यों मांगी, उन्होंने आपसे पूछना है आपने एक्सेस क्यों दी। काम नहीं हो रहा, भाड़ में जाए, ना हो,
मगर आपने एक्सेस क्यों दी, ये क्वेश्चन होगा आपसे। इसलिए मैं आपको कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगा 0.000 चला दो ना, मैं आपको वे बताऊंगा पूरे का पूरा। अभी मैंने बकाया चीजों पे वो चलाया, आपको दिखाया सारा कुछ, वो सिर्फ समझाने के लिए। अभी आज मैं VPN की लैब करवाऊंगा तो उसके अंदर ये तमाम चीजें तसल्ली से हो जाएंगी कि आपने रखनी ही प्राइवेट एक्सेस है, पब्लिक एक्सेस नहीं रखते, ये प्रोफेशनल वे ही नहीं है। इसलिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ यहाँ पर कि हम प्राइवेट एक्सेस से करेंगे। अभी फिलहाल में आप देखिए क्या होता है, 2 दिन के बाद आपका सर्वर हैक हुआ और नहीं, इतना नहीं होता सर। अगर आप बहुत फेमस वेबसाइट है आपकी, कोई काम सर आपका वो 3 है, आप पे आएगा अटैक। आप फेमस है सर, आपका लाजमी आएगा अटैक। और मैंने देखा नहीं क्या किया, जब कहते हैं दोबारा दो तो देखा तो पासवर्ड लगाऊं, पासवर्ड ही ना लगे, विंडोज के 2 सर्वर है, वो किसी तरह मैंने उसको फिर वो क्रैक किया पासवर्ड, जो प्रॉपर एक पे होता है, आपके पास सीडी होती है, सीडी से जाते हैं तो अंदर देखा मोनेरो चल रही है, वो माइनिंग लगी हुई है उसके अंदर। पहले तो मैं वेंडर पे गुस्सा हो गया, तेरी वजह से काम खराब हुआ अंदर। पानी वेंडर तो ही सी अपने दिन इसी लेनी, ऐसे भी होता है। और आपके साथ सर होना ही था, आपके जो सर्वर ना, आपका जो काम है वो फेमस है काफी, जिसकी वजह से आप पे अटैक तो पता है आएगा ही आएगा। जिस तरह अगर फॉर एग्जांपल आप नेटफ्लिक्स की सर्वर पे बैठ जाए, डेवऑप्स पे बैठ जाए जाके, तो वहां पे आप कभी भी पब्लिक नहीं कर सकते, क्योंकि वहां थोड़ी देर के लिए भी नहीं, क्योंकि वहां पे एक्सपेक्टेड ही है कि अटैक आएगा। अब मुझे अब इस पूरे सिनेरियो में कुछ 2-3 दफा इस तरह हुआ, मुझे अब समझ, मतलब अब मुझे पता चला कि ये बार-बार जो कहते हैं ना कि अपना सिक्योर करें। अब हमारा जो इंटरनल जो मेरे अपने सर्वर हैं वो सारे वो प्राइवेट आईपी पर हैं। इवन कि हमारा जो मैं एनएमएस भी चलाता हूं ना, वो भी प्राइवेट आईपी पे चलते हैं, और वो कम्युनिकेशन भी उनकी हमारा अपने ही नेटवर्क से होती है, हमारी तारों के ऊपर से होती है। उस पे अटैक मैंने कभी देखा, लेकिन जो ही कोई सर्वर हम पब्लिक आईपी पे डालते हैं वो बैठे होते पता नहीं क्या लगा के बैठे गए, आए तो सही चलाई फौरन पता चल जाता है। नहीं, स्निफिंग टूल्स होते हैं, उसमें बैठे होते हैं। पब्लिक कर देना और उसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज हो रही है वो नहीं करते सर, ये काम नहीं करते हम लोग। मैंने आपको इसलिए प्राइवेट बनवाई है रेपोस, मैंने पब्लिक नहीं बनवाई। मुझे ये काम जो करा था, मैंने उसका आईपी उसके सर्वर तक मैं पहुंच गया, वो मगर इन्हें भी नहीं पता। उसका अपना भी जो सर्वर था ना, एक उसका वो विंडोज का वो पब्लिक भी, मैं उसके उस पे आ गया, विंडो पासवर्ड डाल दो, ये मैं कहा बस अब तो काम नहीं शुरू। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है सर। लेकिन ये चीजों से सर बचना चाहिए, ये प्राइवेटली करेंगे, मैं भी आपको प्राइवेटली ही करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन फिलहाल मैं भी अपनी दे रहा हूँ, और यहाँ से आप अलाउ कर सकते हो एजर के रिसोर्सेज को कि वो भी एक्सेस कर सके। एजर पे जो और रिसोर्सेज है, लाइक आपकी ऐप सर्विस वगैरह ने अगर एक्सेस करना हो, ये ऐप सर्विस में क्यों कह रहा हूँ बार बार, अभी पता लग जाएगा थोड़ी देर में जब मैं ऐप सर्विसेज करवाऊंगा। तो यहाँ सेव कर देते हैं। इसको एक्सेस मिल गई है, आज हम लोग दोबारा इसको कनेक्ट करके देखते हैं। मैंने क्या लिखे थे, लिखवाएं सर SER सर वहां आपने चेंज लिखे थे, यहाँ ठीक लिखते हैं, लेकिन वहां पे मैंने चेंज लिखे थे, मैं पासवर्ड ही भूल गया हूँ। मैं वही देखने लगा हूँ, इधर आ रहा होता है। EVR लिखा था मैंने, हाँ स्पेलिंग गलत है यार। ये चीज सिक्योरिटी है कि खुद ही यूजर नेम भूल गया हूं मैं। ले सर आपका सर्वर कनेक्ट हो गया, ये सर्वर कनेक्ट हुआ है। अब अगली चीज है डेटाबेसेस। ये सर्वर पे जितनी डेटाबेसेस है वो एक्सेस कर सकते हो। अब ये वे भी खराब है,
मेरे पास एक सर्वर, ये देखिए डेटाबेस आ गई है मेरी DB151, ठीक है, ये वाली DB मैंने कनेक्ट कर ली है। अब ये चीज भी खराब है कि मैं अपने डेवलपर्स को सर्वर का देता रहूं, बात समझ रहे हैं? एग्जैक्टली ये चीज भी नहीं सही है कि भाई मेरे पास, मेरे डेवलपर्स के पास सर्वर का एक्सेस हो कि वो तमाम ही डेटाबेसेस को एक्सेस कर ले। ये तो एडमिन ही कर सकता है ना, यानी कि मैंने बनाया, मैं सर्वर एडमिन हूं तो मैं तमाम डेटाबेसेस देख सकूं, लेकिन मैं डेवलपर तो ना कर सके। तो फिर इन डेटाबेसेस के पर्टिकुलर यूजर्स बनाते हैं। इनके इधर आपके पास बेनतहा ऑप्शंस है, ठीक है, यहां से कर लें, क्यूरीज चला सकते हैं आप लोग, डेटाबेसेस बना सकते हैं, इसको जनरेट कर लें, टास्क करा लें, यहां से आप बैकअप बना ले सकते हो इसका, ठीक है, एक्सपोर्ट टू डाटा टियर एप्लीकेशन करोगे ना, बैकअप ले सकते हो इसका, ठीक है। अच्छा, बैकअप किधर रखवा सकते हो? अपने पास, आप अपने पास इधर लोकल कंप्यूटर पे भी रख सकते हो। बैकपैक की फाइल होती है .bacpac.बैकपैक, ये देखो लोकल डिस्क बता रहा है ना कि आप यहाँ पर ही ब्राउज करके कहीं पे बैकअप रखवा लो। नहीं तो दूसरी चीज ये होती है सेव टू स्टोरेज अकाउंट। मैंने स्टोरेज अकाउंट लास्ट टाइम पढ़ाया था आप लोगों को। हम लोग ज्यादा, जिस तरह 3 बकेट नहीं होती उसी तरह स्टोरेज अकाउंट होता है, उसमें मैंने आपको कंटेनर्स पढ़ाए थे और फाइल शेयर भी हम लोगों ने किया था क्यूबरनेटिस के अंदर, तो दोनों चीजें तो करवा दी थी। अब यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट को उसकी कनेक्शन सिंक दे के स्टोरेज अकाउंट की वो आपको उधर ही मिल जाएगी। फिर कंटेनर का नाम बताना है, कंटेनर बनाया होगा आपने पहले स्टोरेज अकाउंट पे, का नाम बनाना है, ये इस नाम से बैकअप बना देगा। देखो लिखा है ना .बैकपैक, ये एक्सटेंशन होती है बैकअप की, बैकअप फाइल की, समझ रहे हैं? और फिर आप इसको सेव कर देंगे तो आपका बैकअप किधर बनेगा? सीधा स्टोरेज अकाउंट में, आपकी लोकल मशीन पे नहीं, समझ रहे? ये टेम्परेरी, जो जब बैकअप जब तक बन रहा है ना, उस वक्त जो फाइल का नेम आप लोगों ने बनाना है उसके लिए ये चीज चल रही होगी, क्योंकि ये बैकएंड पे यहाँ पे बनाएगा पहले फाइल, फिर उसको अपलोड करेगा। अब ये अगर फॉर एग्जांपल ये 500 GB का बैकअप है, हाँ जी सर, आपका नेट यूज होगा, इसके पैसे एजर लेगा आउट के, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप क्लाउड पे इन डाटा आप उधर अपलोड करते हैं उसके पैसे पड़ते हैं। आपको स्टोरेज अकाउंट में पैसे पड़ रहे होंगे, डेटाबेस पे नहीं। लेकिन ये नेटवर्क जो बैंडविड्थ तक यूज होगी, ये एजर इसके पैसे तो नहीं ना लेगा, जो वो मैं डाउनलोड कर रहा हूं अपने पास, नहीं उसके नहीं है, उसके नहीं है। डेटाबेस अपलोड कर रहा हूं तो उसके पैसे पड़ेंगे। उस देखिए आपको एसक्यूएल सर्वर फ्री मिलता है, ठीक है, आपको डेटाबेस के पैसे क्या पड़ते हैं? एक कंप्यूट के और दूसरा स्टोरेज के। अब अगर आप डेटाबेस का बैकअप बनाते हैं, डेटाबेस का बैकअप लेते हैं, तो डेटाबेस पे जाहिर सी बात है कंप्यूट बढ़ेगी, उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, ठीक है। बैंडविड्थ की कॉस्ट नहीं, आपके सामने मैंने दिखाएगा बैंडविड्थ की कॉस्ट नहीं है, वो दिखा रहा है, आप साथ साथ कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन स्टोरेज अकाउंट पे बैंडविड्थ की कॉस्ट है। जब आप अपलोड कर रहे होगे यहाँ से उधर बैकअप फाइल को, तो वो कॉस्ट पड़ेगी, वो बहुत माइनर होती है। डाउनलोड के नहीं होंगे, डाउनलोड के नहीं होंगे, डाउनलोड के नहीं, अपलोड के होंगे, अपलोड के होंगे पैसे, ये जाहिर सी बात है। यहां तक साथ है, मैंने आपको दोनों ऑप्शंस बता दी, तो आपके पास यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस है। अच्छा, इसको हम खत्म, हाँ ऑटोमेट अभी करते हैं। मैं आपको और बैकअप के लिए चीजें बताता हूँ, जरा यहाँ पर देख लें। डेटाबेस में जो टेबल्स हैं यहाँ से नजर आ जाएंगे, ये तमाम चीजें, स्टोरेज, सिक्योरिटी, ये सारा कुछ आपको यहाँ से अवेलेबल है। सिक्योरिटी में जाएं, ये यूजर्स में जाएं और यहाँ पर जाके इसके लिहाज से यूजर्स बना लें जो इसी डेटाबेस के। ये मैं मैनुअल बता रहा हूं, ये मैं आपको मैनुअल बता रहा हूं, यहां से न्यू यूजर करके नया यूजर बना लें, समझ रहे? फिर जब डेटाबेस से कनेक्ट करने आओगे अगली दफा, तो सर्वर का पासवर्ड वगैरह नहीं लगाओगे, सर्वर का सिर्फ नाम होगा यूआरएल, यानी कि ये वाला, ठीक है, सिर्फ ये नाम होगा। नीचे क्या डालोगे? डेटाबेस का अपना यूजर नेम पासवर्ड, वो सिर्फ आपको डेटाबेस वो वाली नजर आ रही होगी, समझ रहे हैं सर बात यहां तक? अच्छा एक मिनट ठहरे, आपको डेटाबेस सारी नजर आएंगी लेकिन एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अब आप इसमें कहेंगे सर ये काम करने के लिए कि मुझे डेटाबेस भी नजर ना आए, तो वो थोड़ा सा और एडवांस काम है, वो भी कर सकते हैं। उसमें होता ये है कि एक जो होती है ना, ये आपके पास डेटाबेस एसक्यूएल सर्वर जब बनता है, इसके अंदर ऑटोमेटिकली एक मास्टर डेटाबेस बनती है। आपको मास्टर डेटाबेस यहां पर नजर आ नहीं रही होगी, एक मिनट है, बल्कि मैं दिखाता हूं। अभी सिस्टम डेटाबेसेस में जाएं,
ये मास्टर आ गई, देख रहे हैं। इस मास्टर डेटाबेस में होता पता है क्या, जो भी आप डीबी का यूजर बनाते हो ना, वो इस मास्टर डेटाबेस में भी आ जाता है। सही है, उस मास्टर डेटाबेस में भी आ जाता है। आप अगर चाहते हो कि जब कोई बंदा सर्वर को एक्सेस करे अपनी डेटाबेस के यूजर से, उसको दूसरी डेटाबेसेस नजर भी ना आए, एक्सेस की बात दूर है, एक्सेस वाला काम इससे हो जाएगा कि इसका यूजर बनाओ, सिर्फ इसी पर राइट होंगे, दूसरी डेटाबेसेस को ये एक्सेस नहीं कर सकता, वो काम हो जाएगा। लेकिन कई दफा आपका मैनेजर कहेगा यार ये नजर ही ना आए उसको, ठीक है, तो उसमें पता क्या करो कि सर्वर के ऊपर जितनी डेटाबेसेस है वो मैं चाहता हूं दूसरे वो बंदे को नजर भी ना आए, उसको जिस पे एक्सेस है सिर्फ वही नजर आए। तो उसके लिए पता क्या करना है, इस मास्टर डेटाबेस से जाके, सिक्योरिटी से जाके, यूजर्स में जाके जो डीबी का यूजर्स बने होंगे ना, उनको डिलीट कर देना। हाँ जी, समझ रहे हैं, उसको मास्टर से खत्म कर देना। ठीक हो गया, तो फिर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आप अपनी डेटाबेस को ही नजर आएगी और वही एक्सेस कर सकते हो और कुछ नहीं, आपको कोई दूसरी डेटाबेस नजर भी नहीं आएगी। पॉइंट गेट कर रहे हैं सर? ओके है, हाँ मैं वही चीज बता रहा हूँ, ऐसे ही करना है और क्या करना है। पॉलिसीज भी लगा लो, फिर वो क्यूरी के थ्रू कर लेना, डिलीट कर देना। सही है, नहीं नहीं, मास्टर डेटाबेस में दूसरे डेटाबेस के यूजर्स की इंफॉर्मेशन पड़ी होती है, स्कीमा पड़ा होता है, वो चीजें पड़ी होती हैं जिस जो कि हैंडल कर रहा होता है सारा कुछ, समझ रहे? मास्टर डेटाबेस डिलीट ना कर देना, पता लगे बड़ा पैस की तुम, हाँ जाने है भी ये कंप्यूटर खाई जा रही है बड़ा इनू। ये सर्वर पे बनती है ताकि सर्वर तमाम डेटाबेसेस को मैनेज कर सके, ये पॉइंट होता है, समझ रहे? आजा देख लेते हैं, डेटाबेस पे आते हैं, यहाँ पे ये नजर आ रहा होता है, ये अच्छा यहाँ पे नहीं आ रहा, बल्कि ये है, सॉरी टैब बदल दिया इन्होंने, ये मॉनिटरिंग है, ले आ रहा। अच्छा यहाँ पर अब जरा गौर करना है, मैंने कितनी बताई थी जीबी? 2, ठीक है। इस वक्त मेरे पास वो देखो, उसने 32 MB निकाली अपनी अलग, उसने वो निकाल ली और मैं इस्तेमाल सिर्फ ये कर सकता हूं। विंडोज में यही गंद है, आप जब जाते हो पार्टीशन बना लो, आपको भूल गया तो कितनी कितनी खाता है। माइक्रोसॉफ्ट का यही गंद है और यही चीज वो इधर एजर पे भी मिलेगी। मैंने आपको वो दिखाया था, वो 400 कितनी जीबी थी, 460 जीबी एलोकेटेड स्पेस रख के बैठा था अपने पास, समझ रहे? तो ये चीज रहेगी, ये कभी भी आप ये चीज एक्सेस नहीं कर सकोगे। ये अभी तो 32 MB ये महसूस नहीं हो रहा, लेकिन जब 250 GB होगी और आप सिर्फ 200 GB इस्तेमाल कर सकोगे ना, तब वाकई ये महसूस होगा कि तुम इतनी स्पेस खा रहे हो। वो खाएगा जरूर, 50 नहीं 32-36 खाता है, और खाता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अभी मेरे पास ये 20 MB मैंने यूज की है और 1.98 GB अवेलेबल है, ये वाली चीज अवेलेबल नहीं। अच्छा, अब इसकी यूटिलाइजेशन देखना चाहोगे तो ये पूरे ग्राफ्स हैं, ठीक है, मैंने कहा था ना DTU परसेंटेज। अच्छा, अब इसके अंदर आपके पास डिफरेंट मैट्रिसेस होते हैं, वो देख सकते हो। अब जिस तरह सर आप बात कर रहे थे कि आईओ अगर बढ़ रही है तो सर आईओ पे लगा लें, ये DTU परसेंटेज है ना, ये डाटा आईओ परसेंटेज है, ये लें। इसके एग्रीगेशन में मैक्सिमम देखनी है, मिनिमम देखनी है, और फिर देखना है कितनी देर के लिए, आखिरी 5 मिनट, आखिरी 24 घंटे, 30 मिनट, या कस्टम खुद से कोई डे टाइम डालना है, आपके पास पूरा ग्राफ आ जाएगा, समझ रहे? अच्छा, अब यहां पर देखेंगे इस वक्त ये थोड़ी सी आई है, ये कब आई है मेरे पास? ये जब मैंने कोई आपको भी डेटाबेस के अंदर जाके ऑपरेशंस किए हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, उसके लिहाज से मेरे पास कुछ ग्राफ्स बने हैं। इसकी मैक्सिमम 0.35 तक गई है, इससे ऊपर नहीं गई है, समझ रहे? मैक्सिमम वैल्यू इसकी 0.35 तक गई है, इससे ऊपर नहीं गई। तो ये डाटा आईओ सही चल रही है। DTU परसेंटेज और CPU परसेंटेज, बल्कि DTU परसेंटेज ही रखी, DTU या CPU ये एक्चुअली मैटर करती है। मेरे पास DTU कितने थे? 5, समझ रहे हैं सर? 5। इसने अभी तक पिछले यहां से लेकर यहां तक कितने इस्तेमाल किए हैं? 1 पॉइंट समथिंग ही मैक्सिमम गए हैं। ऑन एवरेज अगर आप देखो तो मेरे पास 0.65 और 0.2439 हो रहा है ऑन एवरेज।
ऑन, मैंने एवरेज लिखा हुआ ना, तो ऑन एवरेज मेरे पास डीटीयू कितने यूटिलाइज हो रहे हैं? 0.24। मेरे पास एक डीटीयू भी नहीं यूज हो रहा, तो मतलब कि ठीक चल रहा है। तभी तो मुझे दिखा रहा है कि ये मैक्सिमम वैल्यू दिखाई है उसने मुझे, ये मैक्सिमम है कि मैक्सिमम में कितने किया है? 1.5%। जी ताज भाई, अल्लाह का शुक्र जी, ठीक है, ओके परफेक्ट है। यहाँ से तो नहीं आएगी। 10-25 पे ये मीटिंग बंद करके ये मीटिंग ज्वाइन करेंगे। ऑनलाइन वालों को भी कहूँ? ठीक है, 11 बजे दोबारा ब्रेक के बाद मुझे भी ब्रेक दे दूंगा ना वो, ठीक है, ओके। HDMI के थ्रू आ जाएगी, रिमोट से सेट होती है, तो सेट कर दीजिएगा ना फिर, ये इधर लगाना, आएगी तार इसकी थे ना। ना अमित भाई, ना अमित भाई, अगर HDMI लगाएंगे ना है इसमें किधर है? HDMI वाला लैपटॉप है। ओके 10-25 पे 25 पे ज्वाइन करा देता हूँ। किधर आज किधर जाना होगा बच्चों ने? इमरान खान किसी ने नहीं जाना, सारे इधर ही है। डन है, मैं शेयर करवा देता हूँ, मैं अभी शेयर करवा देता हूँ, एक मिनट यार, क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ जी, ये देखा वो ऐसा दे रहा, अगर वो ऐसा दे रहा होता तो करता। हाँ कर रहा होगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का ये गंदा है, करते हैं ये। ठीक है सर, ये आपको ग्राफ्स देख लें, ये आपको ग्राफ्स वगैरह पता चल गए। अच्छा, अब यहाँ पर एक दो चीजें हैं, आप इस ग्राफ की रिपोर्ट वगैरह अपने पास डाउनलोड कर सकते हो, CSV वगैरह सारा कुछ आप लोग यहाँ से ना उसको अपने पास इस्तेमाल कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। आप कोई मैट्रिक ऐड कर सकते हो, और भी ये एक मैट्रिक है, मैं एक और मैट्रिक ऐड करता हूँ जी, CPU परसेंटेज का। देखिए दोनों मुझे नजर आ रहे हैं, समझ रहे? ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो, ये सारी की सारी चीजें आपके। अच्छा, यहाँ से अपने ग्राफ्स बदल लो, लाइन चार्ट दिखा रहा हूँ, एरिया चार्ट देख लो। ठीक है, अब ये एरिया चार्ट है, एरिया नहीं देखना, बार चार्ट देखना, तो ये बार चार्ट देख लो। ठीक है, तो ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और बेहतरीन किस्म का आपके पास ये यहाँ पर चीजें मॉनिटरिंग की दिखा रहा होता है। ठीक है, ये चीज, ये फीचर मुझे AWS से बेहतर लगता है एजर का। ठीक है, आप इनकी देख सकते हो तमाम के तमाम यूटिलाइजेशन, आप इनके ऊपर कुछ चेक्स भी लगा सकते हो, वो अलर्ट एंड रूल पे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां तक सब साथ है? अच्छा, एक चीज अनाउंस करनी थी ऑनलाइन वालों के लिए भी कि यार अभी एक्चुअली ना एक आप लोगों के साथ मीटिंग होगी अखुवत के जो CEO हैं उनकी, तो अभी आप लोग ना हम लोग लिंक शेयर करेंगे, उस लिंक को 10:25 पे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, 10:25 पे ज्वाइन कर लीजिएगा, होगी 11 बजे तक हो गई, तो जैसे ही मीटिंग खत्म होगी उसके बाद आप लोग 20 मिनट की ब्रेक कर लीजिएगा, और फिर ब्रेक के बाद हम लोग कुछ 11:30 बजे इसको दोबारा से स्टार्ट कर रहे होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो अभी मैं वो शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ मीटिंग का ID, वो जरूर सारे ज्वाइन कर लें 10:25 तक। और क्या मिल गई मुझे, आ गई, आप इनके IDs में ना शेयर कर दें, ग्रुप में सब में शेयर कर दें। मैं यहाँ पे करता हूँ शेयर, मैं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर भी शेयर कर रहा हूँ। यार ये नहीं मुझे पता किस पे है, मैं भी बताता हूँ, जूम पे है किस पे है,
मैं भी आपको शेयर करता हूं, तो फिर उसके बाद ना आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। सर व्हाट्सएप चल नहीं रहा इधर मेरा। मैंने अपनी इधर भी यूज करनी पड़नी। हाँ कर, लिखे 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 MUH AMMAD FARN 151 @gmail.com। यही है। हाँ यार, ये आपके पास जो है ना, ये जूम की ही मीटिंग है। ये जूम की मीटिंग 10-25 पे ज्वाइन कर लेना, ऑनलाइन वाले सारे। मैं ग्रुप्स में भी शेयर कर रहा हूँ। सर ग्रुप में शेयर है ना। बस यही 3 है ना हमारे पास ग्रुप, है ना। बस ठीक है, सारे 10-25 तक इस मीटिंग को ज्वाइन कर लें, ऑनलाइन वाले। यार ये मैं कहता हूं ब्रेक के बाद, ठीक है। ये मीटिंग आप लोग ज्वाइन करें सारे। मैं ये मीटिंग बंद कर रहा हूं, ऑनलाइन वालों के लिए बता रहा हूं मैं। सर 1 मिनट चुप कर दे, ठहर जाए, मैं अनाउंस कर रहा हूं। मैं ऑनलाइन वालों के लिए मीटिंग बंद कर रहा हूं। ये अभी दोबारा स्टार्ट करेंगे 11:30 बजे तक, ठीक है। तब तक आप लोग वो मीटिंग ज्वाइन कर लो सारे। ले आ गया। in our absence, and I'm really, you will be getting projects from everywhere. And ये मान जाए कि मैंने अगर रास्ता सीख लिया ऑनलाइन, चले कर देता, मैं कर देता। सर जा सकते हैं आप। अच्छा यार, आज ना हम लेक्चर इधर ही खत्म कर रहे हैं, ऑनलाइन वालों को भी बता रहा हूँ, तो आप लोग जो है वो जा सकते हैं। हाँ जा चले जाएं, मुझे कह नहीं दिया उन्होंने। हाँ जा सकते हैं आप। मैं क्या कह दिया, मुझे कह दिया उन्होंने आके। सर कल कराता हूँ, टेंशन ना लें। मैं ये एक बात याद रखें, मैं खत्म किए बगैर खत्म नहीं करूंगा कोर्स को, ठीक है। कराऊंगा जरूर, चाहे थोड़ा जल्दी कराऊं, कराऊंगा जरूर। वलीद आज रो रहा बल्कि
आज वलीद को गुस्सा है।